की वीडियो में स्टोरेज क्लासेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास दैट इज ऑटो स्टोरेज क्लास और स्टैटिक स्टोरेज क्लास के बीच में डिफरेंस देखेंगे। उन दोनों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। अब देखो अभी तक हमने क्या किया है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब वेरिएबल्स को कभी कभी हमने लोकली डिक्लेयर किया है, कहीं कहीं पे हमने उनको ग्लोबली डिक्लेयर किया है। अब ये लोकल डिक्लेयर करना, ये ग्लोबल डिक्लेयर करना, यही चीजें किस कैटेगरी में आती है, यही किस टॉपिक के अंदर आती हैं, ये सारी चीजें स्टोरेज क्लासेस के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं ये चीजें? स्टोरेज क्लासेस के अंदर आती हैं, ठीक है ना। कोई सा वेरिएबल कहां पर डिक्लेयर किया गया है उससे ये पता चलता है कि उसको कहां पर स्पेस अलोकेट होने वाला है, दैट इज कहां पर वो स्टोर होने वाला है, ठीक है ना। और कहां पर वो स्टोर होने वाला है उसी से उसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे सपोज क्लासरूम है, क्लासरूम से कोई स्कूल है उसमें 5 क्लासरूम्स हैं। अगर कोई टेबल है या बेंच है किसी पर्टिकुलर जो है क्लासरूम के अंदर है, मतलब उसका जो स्कोप है उसी क्लासरूम तक के लिए, किसी और दूसरे क्लासरूम्स के जो है स्टूडेंट्स है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई डस्टर है इस पर्टिकुलर क्लासरूम का है अगर, तो उसको दूसरे क्लासरूम्स के नहीं स्टोर कर सकते हैं। लाइक वाटर कैन किसी क्लासरूम में पड़ी तो दूसरी क्लासरूम्स के जो स्टूडेंट्स है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही वाटर कैन जो है वो 5 क्लासरूम्स के बीच में कहीं पे पड़ी हुई है, इसका मतलब क्या है कि पांचों क्लासरूम्स के स्टूडेंट्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ कुछ हम पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ हम इसी को स्टोरेज क्लासेस से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी वेरिएबल को किस पॉइंट पर कहां पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं। जहां पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसी से उसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं। तो कुल मिला के जो स्टोरेज क्लासेस है वो कुछ स्टोरेज से कनेक्टेड है कि कहां पर वो स्टोर होने वाला है। अब आपको ये लगेगा कि भाई कोई सी भी चीज कहां पर है, मेन मेमोरी में ही तो है, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन से पहले मेन मेमोरी में ही लोड होता है, मतलब जो भी वेरिएबल से मेन मेमोरी में ही है। लेकिन जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था किसका, डायनामिक एंड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का, तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा मेमोरी लेआउट बताया था किसी भी सी प्रोग्राम का, कि उसको जो है अलग अलग पार्टीशंस में जो है प्रोग्राम क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब प्रोग्राम नहीं डिवाइड होता है, प्रोग्राम क्योंकि मेन मेमोरी में है तो उसमें भी अलग अलग पार्टीशंस बन जाते हैं। उसमें डेटा, ग्लोबल, अनइनिशियलाइज्ड डेटा, इनिशियलाइज्ड डेटा, मतलब ये सारी चीजें कहां पर स्टोर होती है वो सब हमने देखा था, ठीक है ना। मतलब क्या है कि सिर्फ हमने बोल दिया मेन मेमोरी, मतलब यही बात खत्म नहीं हो जाती, वहां पे भी क्या है, अलग अलग पार्टीशंस हैं। तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखो स्टोरेज क्लासेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, कुछ प्रॉपर्टी स्टोरेज क्लासेस की हेल्प से किसी भी वेरिएबल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पता चलती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज पता चलती हैं? तो पहली चीज तो क्या है, इनिशियल वैल्यू उस वेरिएबल की क्या होने वाली है, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने डिक्लेयर किया तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, मतलब उसको क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, ओके। अगर हमने उसकी कोई वैल्यू नहीं इनिशियलाइज की, असाइन की है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट वो कहां पे स्टोर होने वाला है, ओके। तो अब देखो अगर हम सिर्फ रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस की बात करें तो उस केस में वेरिएबल हो सकता है, नॉट गारंटेड कि वो रजिस्टर में ही, सीपीयू के कुछ रजिस्टर्स होते हैं उसी में स्टोर होगा, लेकिन हो सकता है कि अगर हमने किसी के आगे रजिस्टर बता दिया, मतलब हमने किसी वेरिएबल के डिक्लेरेशन के आगे रजिस्टर लिख दिया है, तो चांसेस हैं कि उसको मेमोरी कहां पे मिलेगी, सीपीयू के रजिस्टर्स में मिलेगी। अदरवाइज बाकी जो भी स्टोरेज क्लासेस हैं हमारी, कौन कौन सी हम पढ़ेंगे, ऑटो दैट इज ऑटोमेटिक, स्टैटिक, ग्लोबल, एक्सटर्न, उनको मेमोरी कहां पर मिलने वाली है, मेन मेमोरी में ही मिलने वाली है। अब वो उसकी कौन से पार्टीशन में मिलेगी वो हम बाद में देखेंगे, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट आता है उसका लाइफ टाइम और फिर आता है उसका स्कोप। अब हम जितनी भी स्टोरेज क्लासेस देखेंगे उनमें हम सारी की ये सारी, मतलब ये चारों चीजों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम किस पे आते हैं, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस पे आते हैं। देखो अभी तक हमने जो भी हम लोकली जो भी वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर कुल मिला के कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लाइक हमने क्या किया, ये है हमारा मेन फंक्शन, ओके। इसके अंदर ये हमारा ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ओके। अब ये चाहे मेन फंक्शन हो चाहे कोई सा भी फंक्शन हो, दूसरा फंक्शन हो, ठीक है, उसके अंदर हमने कोई सा भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है। सपोज मैंने ये इस तरह से डिक्लेयर कर दिया है, तो ये कौन सी कैटेगरी को चला जाता है, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है हमारा ऑटो स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है। ऑटोमेटिक यहाँ पे हमने कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं है, यहाँ पे हमने क्या कुछ स्पेसिफाई किया है, हमने कुछ भी स्टोरेज क्लास स्पेसिफाई नहीं की है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, क्योंकि ये किसी ब्लॉक के अंदर है, ब्लॉक के अंदर है, इसका मतलब क्या है, इस ब्लॉक के लिए क्या है, लोकल है, तो ये किसको बिलोंग करता है, ऑटो स्टोरेज
क्लास को क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड हम प्रोग्राम भी बनाएंगे ऑटो और स्टैटिक के बीच में डिफरेंस समझने के लिए, लेकिन फिलहाल आप इसकी प्रॉपर्टीज समझ लीजिए। तो ये किसको, अब आप यहाँ पे अगर आपको ऐसा प्रूफ चाहिए तो आप यहाँ पे ऑटो भी लगा दीजिए, आप लगा दीजिए यहाँ पे ऑटो, तो इसकी वही आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी जो किसी नॉर्मल वेरिएबल की आपको देखने की, नॉर्मल किसी लोकल वेरिएबल की देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ओके। अब बात ये आती है इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होने वाली है। तो इसकी इनिशियल वैल्यू ध्यान रखना कोई भी गार्बेज वैल्यू होगी। कैसे पता चलेगा, तो आप प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज कीजिए, %d। अब यहाँ पे मैंने इंट लिखा है, आप फ्लोट कैरेक्टर कुछ भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे %d लिखिए और फिर सिंपली a को प्रिंट करने की कोशिश कीजिए, आपको कोई भी गार्बेज वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन यही अगर आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया, लाइक 5 मतलब डिक्लेयर करते से ही आपने इसको क्या कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है, तो उस केस में इसकी इनिशियल वैल्यू यही होगी। लेकिन अगर आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो तो इसको कोई भी रफ वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू, अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज होगी। अब होगा क्या, जब हमने ऐसा कोई डिक्लेरेशन किया है, तो जैसे कि मैंने आपको अलग अलग पार्टीशंस बताए थे, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको अलग अलग पार्टीशंस बताए थे, ये होता है हमारा कोड सेगमेंट, फिर अनइनिशियलाइज, देन इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट होता है, और फिर आता है हमारा हीप सेगमेंट, देन स्टैक सेगमेंट आता है। तो कोई भी जो फंक्शन है, फंक्शन के किसी भी फंक्शन के डेटा को, ये मेन क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन के जो लोकल डेटा को स्पेस कहाँ पे अलोकेट होता है, स्टैक के अंदर अलोकेट होता है। कहाँ पे अलोकेट होता है, तो सपोज ये मेन के लिए एक स्टैक में एक ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये किसका है, मेन का है। अब मेन के अंदर आपने a डिक्लेयर किया है, तो इसको स्पेस भी कहाँ पे मिलेगी, इस पोर्शन में मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, ओके। ये मैं आपको बार बार पहले भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ओके। तो लोकल वेरिएबल्स को स्पेस कहाँ पर मिलती है, स्टैक के अंदर अलोकेट होती है, ओके। और इनका एग्जिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इनका जो, तो a को मेमोरी मिल गई और उसको कोई भी गार्बेज वैल्यू क्या हो गई, सपोज 523, ये क्या हो गई, असाइन हो गई। आप इसको प्रिंट करके वेरीफाई करके देख सकते, कोई भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ओके। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो जैसे ये फंक्शन क्या हुआ, खत्म हुआ, जैसे ये फंक्शन एंड हुआ, मान ली ये मेन फंक्शन नहीं है, ये कोई f नाम का फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन क्या हुआ, एंड हुआ है, तो वैसे ही क्या होगा, वैसे ही इसको जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो डी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। डी एलोकेट हो गई, इसका मतलब क्या है कि इसकी लाइफ क्या हो गई, खत्म हो गई। क्या हो गई, इसकी लाइफ खत्म हो गई। इसका लाइफ टाइम कहां तक है, अंटिल द ब्लॉक वेयर इट इज डिक्लेयर्ड, तो मतलब जिस ब्लॉक में वो डिक्लेयर्ड है ओनली कहां तक है, वहां तक ही है, जिस ब्लॉक में ये डिक्लेयर्ड है। ये ब्लॉक खत्म मतलब वो भूल जाओ कि ए क्या चीज है, ठीक है ना, तो ए का एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ओके। बात ये आती है इसका स्कोप क्या होगा, स्कोप मतलब कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, तो ऑब्वियसली यहां पे डिक्लेयर्ड है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ f ही इसको एक्सेस कर सकता है। कहीं और किसी और f2 नाम के फंक्शन में आप इसको एक्सेस करने की कोशिश कीजिए, किसको, इस a को एक्सेस करने की कोशिश कीजिए, तो यहां पे क्या मिल जाएगी, आपको एरर मिल जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब लाइफ, इसकी लाइफ यहां पर खत्म हो गई, ठीक है ना। अब आपको ये भी लगेगा वैसे ही तो लाइफ यहाँ पे खत्म हो गई, तो एक पे हम यहाँ पे इसको कैसे एक्सेस कर सकेंगे, तो बाद में मैं आपको प्रोग्राम बना के बताऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइफ टाइम और स्कोप में डिफरेंस क्या होता है। तो स्कोप कहां तक है, उसी ब्लॉक तक है जहां पर हमने उसको क्या किया है, डिक्लेयर किया है। इनिशियल वैल्यू हमने देख ली, इसकी क्या होगी, गार्बेज होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑटो स्टोरेज क्लास की बात कर रहे हैं। स्टोरेज कहां पे, मेमोरी में ही स्पेस मिलेगी, और मेमोरी में भी कहां पे मिलेगी, इसको स्टैक के अंदर क्या मिलने वाली है, स्पेस अलोकेट होने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने देख ली। अभी हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इस और इस चीज के बीच में डिफरेंस क्या है, स्टैटिक और लोकल या ऑटो के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि स्टैटिक जो स्टोरेज क्लास होती है वो क्या होती है। अब देखो, अगर हमने किसी भी वेरिएबल के आगे हमने क्या लगा दिया है, स्टैटिक लगा दिया है, क्या लगा दिया है, स्टैटिक लगा दिया है, तो वो कौन सी कैटेगरी को चला जाता है, स्टैटिक कैटेगरी में चला जाता है, स्टैटिक क्लास की कैटेगरी के अंदर उस कैटेगरी में चला जाता है। तो अब डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में, उसको भी स्टोरेज मिलेगी, तो मेमोरी में ही स्पेस मिलने वाला है, ठीक है ना।
इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, आपने जैसे ये ए डिक्लेयर किया है, स्टैटिक इंट ए डिक्लेयर किया किसी भी फंक्शन के अंदर, अब आप ए को प्रिंट करवा के देखो तो आपको क्या प्रिंट होके मिलेगा, 0 ही प्रिंट होके मिलेगा, क्योंकि आपने इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया है, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, आप चाहो तो प्रिंट करवा के देख सकते हो कुछ इस तरह से, आपने सिर्फ ए को डिक्लेयर किया है और फिर प्रिंट किया है तो आपको 0 ही प्रिंट होके मिलेगा, इसका मतलब इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो डिफरेंट जो फंक्शन कॉल्स हैं उसके बीच में परसिस्ट करती है। कैसे परसिस्ट करती है, अभी बिल्कुल ऊपर से ये चीज गई होगी, हम प्रोग्राम में ये चीज देखेंगे। लेकिन अगर इसका हम स्कोप की बात करें तो वो सिर्फ यहां तक ही है। देखो इसकी लाइफ टाइम, जैसे ये फंक्शन खत्म हुआ तो ऐसे नहीं है कि ए भी क्या हो गया, खत्म हो गया, मर गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए अभी भी है, भले ही ये फंक्शन एंड हो गया लेकिन ए अभी भी है, ठीक है। तो फिर हम इसको इसमें एक्सेस क्यों नहीं कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो स्कोप है, इस ए का जो स्कोप है वो कहाँ तक है, सिर्फ इस फंक्शन तक ही है। तो लाइफ टाइम की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, ओके, डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, ओके। और अगर हम बात करें स्कोप की तो वो क्या होगा, उसी ब्लॉक तक क्या रहेगा उसका स्कोप रहेगा, या उसी फंक्शन तक क्या रहेगा उसका स्कोप रहेगा। मतलब क्या है कि सिर्फ वही फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। स्टोरेज की बात करें कि वो कहाँ उसको जगह मिली है, तो मेमोरी में ही मिली है, ये चीज तो क्लियर है, लेकिन स्टैक में नहीं मिली है। कैसे, अगर स्टैक में मिली होती उसको जगह तो जैसे ही ये जो है फंक्शन खत्म वैसे ही ए का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, अभी हम प्रूफ में देखेंगे, ओके। तो अब इसको जो स्पेस है ए में नहीं मिलके, सॉरी स्टैक के अंदर ना मिलके उसको कहां पे मिलता है। मैंने जब आपको मेमोरी लेआउट का इंट्रोडक्शन बताया था वहीं पे मैंने आपको बताया था कि मेमोरी के जो पार्टीशंस होते हैं, मतलब प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड होता है उसको स्पेस मिलता है तो उसके भी अलग अलग पार्टीशंस होते हैं। उन पार्टीशंस में एक होता है हमारा कोड सेगमेंट, मैं यहाँ पर बना देती हूँ फिर से इसी चीज को, ठीक है। एक क्या होता है हमारा कोड सेगमेंट, जहाँ पे हमारा पूरा कोड जो इंस्ट्रक्शन है वो लिखे जाते हैं। फिर आता है हमारा अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट और ये इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट। अब ये जो पूरा है इसको डेटा सेगमेंट या डेटा एरिया ही बोला जाता है। यहाँ पर क्या स्टोर होते हैं, हमारे ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स यहाँ पर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, ग्लोबल और स्टैटिक। मैं स्टैटिक की भी बात कर रही हूँ। तो जिन ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया है वो यहाँ पे स्टोर होंगे, जिनको हमने नहीं इनिशियलाइज किया है वो यहाँ पर स्टोर होंगे, ठीक है ना। तो ये जो है स्टैक में स्टोर नहीं होंगे, ये बाद में ऊपर स्टैक और हीप भी है तो ये स्टैक में स्टोर नहीं होंगे। अगर स्टैक में स्टोर हुए होते तो ऑब्वियसली इसका एग्जिस्टेंस भी सिर्फ कहां तक रहता, स्टैक तक ही रहता, उस फंक्शन तक ही रहता। जैसे ही फंक्शन खत्म, ए भी खत्म, तो इनको कुल मिला के स्पेस कहां पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है। वो डिपेंड करता है कि इनिशियलाइज है या अनइनिशियलाइज्ड है। तो अभी ये अनइनिशियलाइज्ड है तो ए को यहाँ पर स्पेस अलोकेट होने वाली है, ओके। इस चीज का आप ध्यान रखना, ओके। तो कुल मिला के डेटा पोर्शन में इस सेगमेंट में इसको स्पेस अलोकेट होने वाला है, किसको, ए को अलोकेट होने वाला है। इसलिए फंक्शन के खत्म होने पर इसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है, ओके। फिर तो हमने देख लिया कि वो कहां पर जाके स्टोर हो रहा है, मेमोरी में तो हो रहा है लेकिन उसके किस पार्टीशन में जाके स्टोर हो रहा है वो चीज भी अभी हमने कवर कर ली, ओके। अब हम एक प्रोग्राम की हेल्प से डिफरेंस समझते हैं ऑटो और स्टैटिक स्टोरेज क्लास के बीच में। अब ये है हमारा एक रफ कोड है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा मेन फंक्शन है और यहाँ पे मैंने जी और एच दो फंक्शंस को डिक्लेयर किया। अभी एच को मैंने डिफाइन नहीं किया, अभी मैं बाद में डिफाइन करूंगी, ठीक है। उसको यहाँ पर हमने क्या किया है, जी फंक्शन को कॉल किया है, तो ऑब्वियसली हमारा कंट्रोल कहाँ चला गया है, जी को। अब जी ना ही कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कुछ रिटर्न कर रहा है, इसीलिए हम इसको सिंपली कॉल कर सकते हैं। हम आ गए जी पे, जी में हमने ए डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है, ए डिक्लेयर किया है, ओके। तो अब इसको जो मेमोरी मिलेगी वो कहीं जी के ही स्पेस में मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक क्या है हमारा लोकल वेरिएबल है जो ऑटो क्लास को बिलोंग कर रहा है, ऑटो स्टोरेज क्लास को बिलोंग कर रहा है बाय डिफॉल्ट, ओके। तो इसको मेमोरी यहां पर अलोकेट होने वाली है, ओके। इसके बाद में हमने क्या प्रिंट किया है, अब देखो अगर आप ऊपर ऊपर से इस प्रोग्राम को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि भाई यहाँ पर, और दूसरी चीज यहाँ पर हमने ए को अभी इनिशियलाइज नहीं किया तो इसको गार्बेज वैल्यू मिलने वाली है। चलो हम एक काम करते हैं, ए को इनिशियलाइज करके यहाँ पे इसको 1 दे देते हैं। क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। अब आपको ऊपर ऊपर से देखने पे क्या मिलेगा कि जी
जी को हमने एक बार कॉल किया तो 2 प्रिंट होगा, दूसरी बार कॉल किया तो 3 प्रिंट होगा, तीसरी बार कॉल किया तो क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें तीनों ही बार क्या प्रिंट होके मिलने वाला है, 2 2 2 ही प्रिंट होके मिलने वाला है। इसका रीजन क्या है, तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको स्पेस कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलने वाला है, स्टैक में यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्लस प्लस है, इसका मतलब 2 प्रिंट हो जाएगा, ओके। अब जैसे ही ये जी फंक्शन की एंडिंग हुई वैसे ही ये स्पेस क्या हो जाएगा, डी अलोकेट हो जाएगा, मतलब ए का एग्जिस्टेंस खत्म। तो यहां हम बोल सकते हैं इसका जो लाइफ टाइम है वो कहां तक था, यहां तक था, ठीक है ना। तो इसका लाइफ टाइम सिर्फ यहीं तक था, वो गया, ए क्या हो गया, मर गया, ठीक है। इसके बाद में हम फिर यहां पर गए, फिर से हमने जी को कॉल किया तो फिर से हमारे इसको मेमोरी अलोकेट होगी, स्टैक में ही अलोकेट होगी, और फिर से हमारा ये ए हुआ डिक्लेयर, इनिशियलाइज, और फिर हमने प्लस प्लस ए प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होगा, अगेन 2 प्रिंट होगा, ओके। इसके बाद फिर से हमने क्या किया है, फिर से ये फंक्शन खत्म, मतलब ये भी खत्म। इसके बाद फिर से हमने क्या किया है, तो इसके बाद फिर से हमने क्या किया है, इस जी को कॉल किया है, फिर से जी को कॉल किया तो जी को फिर से मेमोरी अलोकेट होगी, कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है ना। फिर से ए डिक्लेयर हुआ और इनिशियलाइज हुआ, फिर हमने प्लस प्लस ए प्रिंट किया तो 2 प्रिंट हुआ। तो इसीलिए क्या हो रहा है, ईच टाइम 2 ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने लाइफ टाइम समझ लिया कि ए का यहीं तक था, ये थी हमारी ऑटो स्टोरेज क्लास थी, ठीक है ना। उसको मेमोरी में ही स्पेस मिलते हैं लेकिन स्टैक में मेमोरी अलोकेट होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, इसका लाइफ टाइम यहीं तक था। अगर हमें इसके स्कोप की बात करनी है तो आप कहीं पे भी यहाँ पर या कहीं पे भी इस ए को यूज करके देखिए, यहाँ पे एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन तक है। कहाँ तक है, सिर्फ इसी फंक्शन तक है, ठीक है ना। अब अगर यही हम क्या करते हैं, इस पे यहाँ पे स्टैटिक लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, स्टैटिक लगा देते हैं, तो उस केस में आपका जो आउटपुट है वो कुछ और आएगा। क्यों कुछ और आएगा, तो अब ध्यान से समझना होगा क्या, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक है। देखो जैसे ही मैंने जी को कॉल किया है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्टैटिक इंट ए डिक्लेयर किया है, तो जी को तो स्पेस अलोकेट होगा उसके वेरिएबल्स वगैरह के लिए, लोकल वेरिएबल्स के लिए जी को तो स्पेस अलोकेट हुआ, ठीक है ना। लेकिन ए को यहाँ पर स्पेस अलोकेट नहीं होगा। ए को यहाँ पे स्पेस अलोकेट ना होके कहाँ पर अलोकेट होगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में क्या होगा, इसको नहीं, ये कहाँ पे, क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज कर रखा है तो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट के अंदर इसको क्या हो जाएगा, स्पेस अलोकेट हो जाएगा, ओके। तो इसको स्पेस अलोकेट हो गया। इसके बाद में क्या किया है हमने, ए को क्या किया है, प्रिंट किया है, नहीं प्लस प्लस ए को हमने प्रिंट किया है, तो ए की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी फिर प्रिंट होगी तो 2 आउटपुट आएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ है, अब ये हमारा फंक्शन खत्म हो रहा है, इसका मतलब जी को जो स्पेस अलोकेट हुआ था वो तो डी अलोकेट हो जाएगा, लेकिन ए अभी भी क्या है, मेमोरी के अंदर है, ए का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। फिर से हम जी को कॉल कर रहे हैं तो जी को तो स्पेस अलोकेट कहीं पे भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ए को यहां पर मेमोरी नहीं मिलेगी, तो क्या वापस से इस इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में मिलेगी, नहीं। यहां पे क्योंकि ए जो है ऑलरेडी क्या है, डिक्लेयर्ड है, जी के लिए ए क्या है, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इसीलिए फिर से इसको मेमोरी अलोकेट नहीं होगी, ओके। अब होगा क्या, तो अब होगा कुछ ये कि ये प्रिंट एफ प्लस प्लस ए, तो अब ए की वैल्यू को पहले इस वैल्यू को, क्योंकि ए की वैल्यू पहले 2 हो चुकी थी, मैं यहाँ पे चेंजेस करना भूल गई। तो हुआ क्या था कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, ए की वैल्यू 1 डिक्लेयर हुई थी और फिर इंक्रीमेंट होके ए की वैल्यू क्या प्रिंट हुई थी, 2 प्रिंट हुई थी, ठीक है। इसके बाद में ए की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 2 हो चुकी थी। सेकेंड टाइम जब हमने इसको जी को कॉल किया तो उस टाइम ये डिक्लेरेशन फिर से नहीं हुआ, ओनली ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, मतलब 3 हुई और क्या हो गई, वही वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। फिर थर्ड टाइम जब हमने कॉल किया तो क्या हुआ, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और वही इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट हो गई, जबकि लोकल के केस में ऐसा नहीं हुआ था। तो ये तो एक डिफरेंस है किसके और किसके बीच में, ऑटो और स्टैटिक के बीच में, ओके। दूसरी चीज जो मुझे आपको
बतानी है वो ये है कि सपोज मैंने क्या किया है, इक्वल फंक्शन h नाम का इक्वल फंक्शन क्या किया है, डिफाइन किया है। h नाम का इक्वल फंक्शन डिफाइन किया, सपोज मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ वॉइड, और यहाँ पे दे दिया मैंने h दे दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, अगर मैं इस a को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ, प्रिंटफ स्टेटमेंट में आप लिखो %d, और a को डिस्प्ले करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उस केस में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। अब आपके माइंड में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि भाई ये जो है a है, उसको तो मेमोरी कहाँ मिली है, स्टैक में तो नहीं मिली है, उसको तो इस डेटा सेगमेंट में मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि a जो है सरकारी हो गया, कोई भी उसको एक्सेस कर सकेगा। तो यही चीज क्या है, डिफरेंस स्कोप और लाइफ टाइम के बीच में। लाइफ टाइम जो है इसका, ये जो है ए का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसका जो स्कोप है वो सिर्फ कहां तक है, इस जी तक ही है। कहां तक है, जी तक ही, कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस है लाइफ टाइम और स्कोप के बीच में। दूसरी चीज ये है कि अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करती हूँ, स्टैटिक और एक और इंटीजर देती हूँ और उसको भी मैं ए ही डिक्लेयर करती हूँ। अब आप एक काम करना, अब आप यहाँ पे दे दो, सपोज आपने दे दिया a++ दे दिया, अब आप जी की जगह पर ही h को, या जी के बाद में जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, आप h को क्या करो, कॉल करने की कोशिश करो, या सपोज इस g के जस्ट बाद में आपने इस h को कॉल करने की कोशिश की है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले हमने कॉल किया g को, तो कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। स्टैटिक इंटीजर डिक्लेयर किया है हमने a, और उसको 0 से ही हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया है, तो इसको मेमोरी स्टैक में नहीं मिलेगी, भले ही g को स्टैक में कहीं पे भी मेमोरी मिल रही हो, ये g को मेमोरी एलोकेट हुई है, ठीक है, लेकिन इसको जो मेमोरी एलोकेट होगी a को, वो कहाँ पे होगी, अब इस केस में इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में होने वाली है, ठीक है ना। तो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में a को मेमोरी एलोकेट हो गई और वो 0 से क्या हो गया है, इनिशियलाइज हो गया है। ओके, इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया है, a की वैल्यू प्रिंट करवाई। अब मैंने यहाँ पे जानबूझ के g का a और h का a इसलिए लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, हमने लिखा है g का a, तो आउटपुट में g का a आ जाएगा, और a, अब a की पहले, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ओल्ड वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज 0 प्रिंट होगा, और फिर a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसके जस्ट बाद में अब ये फंक्शन खत्म, g खत्म, फिर हम कहाँ पे गए, अब हमने h को कॉल किया है, तो अब हम h में जाएंगे। यहाँ पर भी a क्या है, स्टैटिक है, ठीक है, तो इसको अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में मेमोरी एलोकेट होगी। अब यहाँ पर अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में a को मेमोरी एलोकेट हुई और वो 0 से ही इनिशियलाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 से इनिशियलाइज हो गया। फिर हमने प्रिंट किया है h का a, और a की, यहाँ पे भी आप a++ कर दो भले, a की जो ओरिजिनल वैल्यू है पहले वो प्रिंट होगी, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये इंक्रीमेंट होगा। अब आप ऐसे मत सोचना कि क्योंकि हमने यहाँ पे भी ए लिया, यहाँ पे भी ए लिया है, तो एक को इनिशियलाइज और दूसरे को अनइनिशियलाइज देना जरूरी है ताकि उनको सेपरेटली मेमोरी एलोकेट हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे भी भले a = 0 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों क्लैश आपस में नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। भले ही दोनों को इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में मेमोरी एलोकेट हो रही है, लेकिन वो क्लैश नहीं होंगे। ओके, इसके बाद में क्या हुआ है, अब देखो ये क्या है, हमारा h का a है, और ये किसका है, हमारा g का a है। ओके, इसके बाद में क्या हुआ, फिर से हमने g को कॉल किया है, तो अब क्या होगा, अब क्योंकि आपको पता है स्टैटिक के बार बार तो डिक्लेयर नहीं होगा, यहां पर हम आए और a प्रिंट होगा, a की पुरानी वैल्यू प्रिंट हुई, दैट इज 1 प्रिंट हुई, और फिर वो इंक्रीमेंट होगी, क्या हो गई, 2 हो गई। इसी तरह से आप मल्टीपल टाइम्स आप कॉल करके देखिएगा, तो आपको और कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।